कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण के अंदर कंपनी की आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों में अंश पूंजी में परिवर्तन एक मुख्य परिवर्तन है। कंपनी के यदि पार्षद अंतर नियम अनुमति देते हों और कंपनी ने अपनी साधारण सभा में प्रस्ताव पारित कर लिया हो तो कंपनी अपनी अंश पूंजी में कंपनी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार आवश्यक परिवर्तन कर सकती है। और अंश पूंजी में इन परिवर्तनों में जो मुख्य परिवर्तन है उनमें है नए अंशों के निर्गमन के द्वारा अंश पूंजी को बढ़ाना। नए अंशों के निर्गमन के द्वारा कंपनी अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है। इसके लिए कंपनी ने यदि अपनी अधिकृत अंश पूंजी के सभी अंशों को निर्गमित नहीं कर रखा है तो कंपनी अपने अधिकृत अंश पूंजी में से जो अनिर्गमित अंश हैं उनको निर्गमित करके अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है। लेकिन यदि कंपनी ने अपनी अधिकृत अंश पूंजी के सभी अंशों को निर्गमित कर रखा है और उसके बाद भी उसे अपनी अंश पूंजी को बढ़ाना हो तो वो अपनी अधिकृत अंश पूंजी में नए अंशों के निर्माण के द्वारा वृद्धि कर सकती है। और नए अंशों के निर्माण के द्वारा वृद्धि करने के लिए कंपनी के यदि पार्षद सीमा नियम अनुमति देते हों और उनमें आवश्यक परिवर्तन कर लिए जाएं, साथ ही प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से अनुमति ले ली जाए, उसके बाद ही कंपनी अपनी नए अंशों के निर्माण के द्वारा अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ा सकती है। कंपनी अपनी अधिकृत अंश पूंजी को बढ़ाने के बाद नए अंशों का निर्गमन करेगी और नई अंश पूंजी को प्राप्त करेगी और अपनी अंश पूंजी में पर्याप्त मात्रा में जितनी आवश्यक हो उतनी वृद्धि कर सकेगी। इस तरीके से कंपनी को नया वित्त प्राप्त हो जाएगा। कंपनी अधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि करने की किसी प्रकार की कोई लेखा प्रविष्टि नहीं करेगी, लेकिन नए अंशों के निर्गमन से सभी आवश्यक प्रविष्टियां कंपनी कर लेगी जो अंश निर्गमन के संबंध में की जाती है। जैसे अंश आवेदन राशि प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर इस अंश आवेदन राशि को पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर अंश आवेदन खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी प्रविष्टि हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से कंपनी बंटन राशि के देय होने पर बंटन राशि को पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर देगी, यानी अंश बंटन खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। प्रविष्टि होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से कंपनी बंटन राशि प्राप्त करने पर बैंक खाते को डेबिट और बंटन खाते को क्रेडिट कर लेगी, यानी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब मांग राशि देय होगी तो इस मांग राशि को अंश पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा और प्रविष्टि होगी शेयर कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब मांग राशि प्राप्त होगी तब बैंक खाता डेबिट कर दिया जाएगा और शेयर कॉल खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी प्रविष्टि होगी शेयर कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से कंपनी नए अंशों के निर्गमन से अपनी अंश पूंजी को बढ़ा सकती है, आवश्यक वित्त प्राप्त कर सकती है और उनके संबंध में आवश्यक लेखा प्रविष्टियां कर सकती है। और इन लेखा प्रविष्टियों को करने के साथ साथ कंपनी अपने स्थिति विवरण में भी अंश पूंजी में जो आवश्यक परिवर्तन हुए हैं, जो वृद्धि हुई है, उसे अधिकृत अंश पूंजी सहित निर्गमित पूंजी और प्रदत्त पूंजी में भी परिवर्तन करते हुए बढ़ाते हुए उसे स्थिति विवरण में दिखा देगी। अंश पूंजी में परिवर्तन का जो दूसरा तरीका है वो है कंपनी अपने कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में परिवर्तित कर सकती है। जब कंपनियों के अंशों का अंकित मूल्य काफ़ी कम हो तो उन्हें आकर्षक बनाने के लिए उन्हें अधिक मूल्य के अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। जब कंपनी कम मूल्य के अंशों को अधिक मूल्य के अंशों में परिवर्तित करती है तो इससे अंशों का समेकन कहते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। और अंशों का समेकन जब कंपनी करती है तो इसके लिए
पुराना अंकित मूल्य वाला पूंजी खाता डेबिट कर दिया जाएगा और नए अंकित मूल्य वाला पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट DR ब्रैकेट में पुराना मूल्य ओल्ड डेनोमिनेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू डेनोमिनेशन यानी नया मूल्य वाला पूंजी खाता। इसके बाद कंपनी चूँकि अंशों का समेकन करने से यानी छोटे मूल्य वाले अंशों को बड़े मूल्य वाले अंशों में परिवर्तित करने से कंपनी के कुल अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन कंपनी की अंशों की संख्या कम हो जाएगी। छोटे मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में परिवर्तित करेंगे तो कंपनी के अंशों की संख्या कम हो जाएगी और प्रत्येक अंशधारी द्वारा धारित अंशों की संख्या भी कम हो जाएगी, जिसे सदस्यों के रजिस्टर में भी परिवर्तन के साथ दर्ज कर लिया जाएगा। परिवर्तन का एक तरीका और है अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में परिवर्तित करना। अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में जब कंपनी परिवर्तित करती है तो इसे अंशों का उपविभाजन कहते हैं, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। और इसके लिए भी कंपनी की कुल अंश पूंजी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में परिवर्तित किया जाएगा तो अंशों की संख्या बढ़ जाएगी और प्रत्येक अंशधारी द्वारा धारित अंश भी बढ़ जाएंगे, जिससे कंपनी अपने सदस्यों को रजिस्टर में दर्ज कर लेगी। साथ ही जो लेखा प्रविष्टि होगी उसमें पुराने मूल्य वाला पूंजी खाता डेबिट कर दिया जाएगा और नए अंकित मूल्य वाला पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट DR पुराना मूल्य ब्रैकेट में जो भी पुराना मूल्य होगा उसको लिख दिया जाएगा ओल्ड डेनोमिनेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट नए मूल्य वाला पूंजी खाता न्यू डेनोमिनेशन और जो भी नया मूल्य होगा वो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। अंश पूंजी में परिवर्तन का एक तरीका और है अंशों को अंश स्टॉक में परिवर्तित करना या अंश स्टॉक को अंशों में परिवर्तित करना। जब कंपनी अपना अंशों को अंश स्टॉक में परिवर्तित करती है तो इसके लिए आवश्यक है कि कंपनी के अंश पूर्ण प्रदत्त हों। पूर्ण प्रदत्त अंशों को ही अंश स्टॉक में परिवर्तित किया जा सकता है और इसके लिए जो लेखा प्रविष्टि होगी वो होगी अंश पूंजी खाता डेबिट हो जाएगा और अंश स्टॉक खाता क्रेडिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर स्टॉक अकाउंट। चूँकि अब यह अंशों की संख्या खत्म हो चुकी है और पूरी अंश पूंजी एकमुश्त हो गई है अंश स्टॉक के रूप में और अंशधारियों के पास भी जो धारित अंश है वो भी अब अंशों की संख्या के स्थान पर अंश स्टॉक के रूप में होंगे और इसको कंपनी सदस्यों को रजिस्टर में दर्ज करेगी। यानी सदस्यों को रजिस्टर में भी अंश पूंजी की जगह अंश स्टॉक दिखा दिया जाएगा। जब कंपनी अपने वापस अंश स्टॉक को अंशों में परिवर्तित करेगी तो उसके लिए कंपनी किसी भी मूल्य के अंशों में अपने अंश स्टॉक को परिवर्तित कर सकती है। इस परिवर्तन के दौरान जो लेखा प्रविष्टि होगी वो अंश स्टॉक खाता डेबिट और अंश पूंजी खाता क्रेडिट यानी शेयर स्टॉक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंश स्टॉक का अंशों में परिवर्तन और अंशों का अंश स्टॉक में परिवर्तन, इसको भी आवश्यक संशोधन के साथ सदस्यों को रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यही है कि पूर्ण प्रदत्त अंशों का ही अंश स्टॉक में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि अंशों का समेकन या अंशों का उपविभाजन अंशतः प्रदत्त अंशों का भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये आवश्यक है कि समेकन या उपविभाजन के बाद भी पूर्णदत्त अंशों के अंकित मूल्य और प्रदत्त मूल्य का अनुपात वही रहे जो समेकन या उपविभाजन से पूर्व था। अंश पूंजी में परिवर्तन के लिए कंपनी अपने अनिर्गमित अंशों को भी रद्द कर सकती है। यदि कंपनी को भविष्य में अतिरिक्त अंश पूंजी की आवश्यकता न हो तो वो अपने अनिर्गमित अंशों को रद्द कर सकती है और अनिर्गमित अंशों को रद्द करना कंपनी की
अंश पूंजी में कटौती नहीं माना जाएगा। इसके लिए चूँकि कंपनी के लेखा पुस्तकों में जब तक अंशों का निर्गमन नहीं किया जाए तब तक कोई लेखा प्रविष्टि नहीं होती है, तो जब इन्हें रद्द किया जाएगा तब भी किसी प्रकार की कोई लेखा प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। केवल अधिकृत अंश पूंजी कम हो जाएगी, जिसको स्थिति विवरण में कम करके दिखा दिया जाएगा। ये थे अंश पूंजी में परिवर्तन के मुख्य 5 तरीके, जिनमें पहला था नए अंशों के निर्गमन द्वारा अंश पूंजी प्राप्त करना या अंश पूंजी को बढ़ाना। दूसरा था अधिक मूल्य वाले अंशों को कम मूल्य वाले अंशों में उपविभाजित करना, यानी सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। अंशों का समेकन, यानी कम मूल्य वाले अंशों को अधिक मूल्य वाले अंशों में परिवर्तित करना, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। और अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करना या अंश स्टॉक को अंशों में परिवर्तित करना। अंशों को अंश स्टॉक में परिवर्तित करना और अंश स्टॉक को अंशों में परिवर्तित करना, और अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। यह है कंपनी की अंश पूंजी में परिवर्तन के मुख्य भाग। इसके अलावा अंश पूंजी में कमी कर भी अंश पूंजी का परिवर्तन का ही एक रूप है, लेकिन ये पुनर्निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है अंश पूंजी में कमी करना। इसको अलग टॉपिक के रूप में विस्तार से पढ़ा जाएगा।